જનમંચ સત્યનો અવાજ 20 મહિનામાં 34 લાખ વ્યૂઝ મેળવીને દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખી શકતા દર્શક મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. या फिर रॉ मटेरियल से वो सारे स्टोर करके रखे हुए. इनके चलते हुए हमें क्या दिक्कत होती है कि एक तो जब फायर कॉल होती है तब हमारी जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है. दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि प्लास्टिक का शेड या जो ओपन स्पेस में जो भी मटेरियल्स रखते हैं उसमें जब फायर होती है तो बगल वाली जो यूनिट है वो भी उसमें स्प्रेड होके जल जाती है. तो ये एक हमने इस नोटिस करने के बाद करीबन 750 इंडस्ट्रीज को हमने नोटिस दिया हुआ है. ऑलरेडी हम सब कर रहे हैं. तो अब तक 750 इंडस्ट्रीज को हमने नोटिस दे चुके हैं. इस नोटिस में हमने कहा है कि जो भी एप्रूव प्लान के हिसाब से जो अराउंड द बिल्डिंग जो ओपन स्पेस होना चाहिए वो ऑलवेज ओपन टू क्लियर होना चाहिए. फ्रॉम द वेरी एरिया में मूवमेंट ऑफ द फायर ब्रिगेड व्हीकल. दूसरा कि इन लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि इन लोगों ने फायर एनओसी नहीं ली है. तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इन्होंने फायर एनओसी नहीं लिया है वो सभी लोग फायर एनओसी के लिए अप्लाई करें और जो भी नियम के अनुसार जो नॉर्म के अनुसार जो भी फायर सेफ्टी मेजर्स जो लेना है वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आप अपनी फैक्ट्री में फायर मेजर्स ले लिया जाए और उसके बाद हम फाइनल एनओसी उनको इश्यू करेंगे. इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने जो इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो फाइनल फायर एनओसी दिया है उनकी वजह से काफी लोगों का नुकसान बच जाता है. मतलब में जहाँ भी नदी से पानी मिल जाता है नदी से पानी मिल जाता है या सिस्टम में जो पानी मिल जाता है तो जो आउटब्रेक जो फायर होता है वो कम चांसेस रहता है. अदरवाइज हमें क्या अगर इंडस्ट्रीज में अगर पानी की सुविधा नहीं है अगर सिस्टम नहीं है तो अगर कहीं दूसरी जगह पे दूर से अगर पानी लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है. इन दौरान जो ब्रेक फायर होता है उनकी वजह से पूरी बिल्डिंग पे फायर फैल जाती है और काफी नुकसान हो जाता है. तो जिन लोगों ने जहाँ भी फायर एनओसी दिया है और उसके आसपास भी अगर कहीं छोटी सी भी फायर होती है तो हमें वहाँ से दूर तक जाना नहीं पड़ता. वहाँ से पानी गैदर करके वहाँ से हम फायर फाइटिंग इजीली कर सकते हैं ताकि मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है आपका जो मटीरियल है उनको हम जल्दी से जल्दी बचा सके और कम से कम नुकसान हो. एनओसी वाला पार्ट लेने के बाद फायर सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी आपने जो अराउंड द बिल्डिंग जो स्पेस पड़ा है उसमें भी जो मटेरियल स्टॉक कर देते हैं और जो सिस्टम की जो पाइपलाइन वगैरह जो लगी होती है वो नॉन यूज मतलब में नॉन यूज हो जाती है. तो इस तरह से मतलब में कदापि नहीं करना चाहिए. जो भी सिस्टम लगी है उसको पीरियडिकली ऑपरेशन में रखना चाहिए और पर्टिकुलर उसमें स्टाफ रखना चाहिए कि उसको कैसे ऑपरेशन किया जाए. मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपकी यूनिट में अगर सही तरीके से एज पर नॉर्म्स अगर फायर सेफ्टी मेजर लिया गया है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना मेजर फायर होगा. क्योंकि जो भी सिस्टम आपके पास लगी है हम आने से पहले विदिन द रिस्पॉन्स टाइम जो भी 5-10 मिनट का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें अगर आपके पास अगर ट्रेन एम्प्लॉय है तो जो भी बड़ा से बड़ा हादसा आप रोक सकते हैं. तो इस मीटिंग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नोटिस देने के बाद अप्लाई भी किया है और जिन लोगों ने जो अप्लाई नहीं किया है उसमें स्टेपुलेटेड टाइम लिमिट दिया गया है. अगर टाइम लिमिट के अंदर अगर फायर एनओसी नहीं लिया गया या फिर आपके आसपास की जो स्ट्रक्चर है वो अगर नहीं निकाला गया तो फिर गवर्नमेंट की फायर फोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 13 के अंदर
जो भी फायर डिपार्टमेंट को जो एम्पावर किया गया है उनके तहत हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो एक ऐसा मतलब एक कंट्रोल रूम के जरिए हमारे पास ऐसी इन्वेंटरी हम क्रिएट करना चाहते हैं कि इन केस अगर मेजर फायर होता है तो इस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें जो एम्प्लॉय में मैन पावर है उनका हम कांटेक्ट करके ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक फोर्स खड़ी की जाए ताकि जो भी इमरजेंसी हुई है उसमें हम उनको सहायता देकर जल्दी से जल्दी उसको आग को बुझाने का प्रयास करें और कम से कम नुकसान आजू बाजू में जो आग फैल जाती है उनसे बचाकर काफी नुकसान कम कर सके। तो ये मेरा सुझाव था कि हम दमन डीप फायर फोर्स एक्ट 1986 के तहत जो नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 के हिसाब से जो भी इंडस्ट्रीज के एरिया के हिसाब से जो भी फायर सेफ्टी मेजर्स है वो हम रिकमेंड करते हैं। तो रिकमेंड जो इनिशियली तो हमारा जो स्टेप है फायर एनओसी लेने का कि कोई नई इंडस्ट्रीज जो बनाते हैं उनके लिए प्रोविजनल एनओसी हम बिफोर कंस्ट्रक्शन इश्यू करते हैं। उसके बाद प्रोविजनल एनओसी इश्यू करने के बाद बिफोर द अप्लाई ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा बिल्डिंग बन जाने के बाद जो भी हमने प्रोविजनल एनओसी में जो भी कंडीशन दिया गया है वो कंप्लाई करने के बाद वो अगेन फिर से फायर डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है कि जो प्रोविजनल एनओसी में जो भी कंडीशन दिया गया है वो फुलफिल किया है कि नहीं। अगर फुलफिल किया गया है तो उनको फाइनल एनओसी हम इश्यू करते हैं। फाइनल एनओसी इश्यू करने के बाद हम हर साल एनुअली उसको रिन्यूअल करते हैं। रिन्यूअल के दौरान हम चेक करते हैं कि जो सिस्टम लगी है प्रीमाइसिस में वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उनको हिदायत देते हैं कि आप जो सिस्टम लगी है उसको मेंटेनेंस करके सर्विसिंग करके उसको मेंटेन रखें और उसके बाद उसको फर्दर 1 ईयर के लिए हम रिन्यूअल सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो ये एक हमारा प्रोसीजर है कैसे फायर एनओसी लेना है। तो जहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म है सारे एप्लीकेशन फॉर्म है प्रोविजन के फॉर्म फाइनल एनओसी के फॉर्म है और रिन्यूअल के जो सारे फॉर्म है वो आप ऑनलाइन जो हमारे जो दमन की जो वेबसाइट है उसमें जो फायर डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है जिसमें कि चेयरमैन सर भी आपको डिटेल में और बताएंगे कि अभी हमारा वन महोत्सव का समय चल रहा है और जैसे कि एनटीटी से भी ऑर्डर आया है वहाँ से भी डायरेक्शन आया है कि अभी प्लांटेशन जो है सभी इंडस्ट्रीज में और सभी स्कूल्स और बाकी जितने भी एरियाज है वहाँ पर बड़ी मात्रा में करना है। जो प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस है बेसिकली वो एयर पोल्यूशन के एंगल से भी काफी ज्यादा उसका महत्व है क्योंकि उसके जो लीक्स होते हैं जो प्लांट्स जो ट्रीज से लीक्स होते हैं वो भी जो आपके PM10 PM2.5 है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लस आपको पता है कि जो भी हमारे गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीनहाउस गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो है वो एब्जॉर्ब करके जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और प्लस जो आपका ओपन स्पेस है जिसके बारे में अभी बालाजी चर्चा कर रहे थे वो ओपन स्पेस इसी पर्पस के लिए है कि वहां पर वो ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट हो पाए और जो आपका मैंडेटरी एक नॉर्म होता है किसी कंट्री का किसी स्टेट का कि 1/3 एरिया जो है वो एटलीस्ट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए या ग्रीन स्पेस होना चाहिए। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि अगर दमन का हिस्ट्री देखा जाए तो पिछले 30 साल 25 साल में जो इंडस्ट्रीज का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है उससे यहाँ की इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है। यहाँ पर जो पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था बट यहाँ पर अब जो है यहाँ की इकोनॉमी में काफी बढ़ावा मिला है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि इस दरमियान एनवायरमेंट को भी कुछ नुकसान हुआ है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दमनगंगा रिवर है या जो हमारा एयर पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड्स है वो पिछले 25 साल में काफी नीचे गया है। तो अभी हमारा जो पूरा पुरजोर प्रयास है डिपार्टमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का उसमें है कि सभी इंडस्ट्रीज को साथ लेके चला जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए कि किस तरह से जो हमारा दमनगंगा रिवर का पोल्यूशन है या फिर एयर पोल्यूशन है उसके स्टैंडर्ड्स को कम किया जाए। तो दमनगंगा रिवर के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो हमने स्टेप्स लिए थे उसमें उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं और अभी जब हम लोग उसका पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि पहले से अपेक्षा जो है काफी कंट्रोल है जो इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन
जाता था। लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि फुली कॉम्प्लाई नहीं करती है या फिर जो वाटर एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको इवेट करने का प्रयास करती है, तो उनके अगेंस्ट में भी हम लोग टाइम टू टाइम एक्शन लेते हैं। और प्लस आपको भी जो है अपना कर्तव्य समझ के जो आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी इंडस्ट्री का लगाना है वो आपको लगाना चाहिए। कई बार ये डाउट होता है कि हमारे पास ऐसा कोई या हमारे इंडस्ट्री से कोई ऐसा हैजार्डस या केमिकल सब्सटेंस या कोई ऐसा वाटर रिलीज नहीं होता है जो कि वाटर को पॉल्यूट करे, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करे। बट अगर आपके यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर एम्प्लॉयज है तो आपके यहाँ सीवेज जनरेशन होता है, तो उन सभी इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए या फिर आप सोप पे सेप्टिक टैंक अपने इंडस्ट्री में लगाइए। आपके इंडस्ट्रियल एरिया से कोई भी पानी किसी भी तरीके का वो बाहर नहीं जाना चाहिए, अनट्रीटेड नहीं जाना चाहिए। अभी यहीं पे सोमनाथ से आगे जाके अभी केवड़ी की तरफ एक रास्ता जाता है, वहां पर एक इंडस्ट्री थी जो कि पिछले 2 साल पहले भी मैं आया था वही स्थिति थी, 2 साल बाद भी आने के बाद पिछले अप्रैल में वहां की स्थिति वैसे ही थी। तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया और प्लस उन्होंने तुरंत 15 दिन के अंदर में कॉम्प्लाई भी किया। और आज जो है वहां की हालत ठीक है, अब वो पानी के अंदर जो है कोई भी अपना कचरा या किसी भी तरीके का जो है वेस्ट वाटर का डिस्पोजल नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लायंस नहीं हो सकता है, लेकिन वो बस हमें जो है अपने दिमाग में सोचना है, इंडस्ट्री को जो है अपने जो उनके मैनेजमेंट है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको सोचना है कि अगर हम कॉम्प्लायंस करना चाहें तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पर एक्शन लेने के बाद ही कॉम्प्लायंस होना चाहिए। पेड़ लगाने को लेकर मैं अभी ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, तो हमारे चेयरमैन सर है वो इस पर और आपको बताएंगे। पॉल्यूशन के अलावा जो हमें काफी कंप्लेंट्स मिलती है, छोटे छोटे यूनिट से ज्यादा कंप्लेंट मिलती है कि मिनिमम वेज का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो एज सेक्रेटरी लेबर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आए या फिर जो है कहीं और से हमें पता चले, आप मिनिमम वेज का पालन कीजिए। और अभी जो हमारा रिवीजन होने वाला है हमारी तरफ से भी पेंडिंग है, जो मिनिमम वेज का रिवीजन लास्ट अप्रैल से होना है, लेकिन जो मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है उसके तहत आप पेमेंट कीजिए। 1 या 2 बड़ी यूनिट, बड़ी इन द सेंस जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है, वहां पर जो विमेन एम्प्लॉइज है और जो मेल एम्प्लॉइज है उनके बीच में भेदभाव किया जा रहा है। जो विमेन एम्प्लॉय सेम काम करती है उसे जो पेमेंट मिलता है और जो सेम काम जो मेल एम्प्लॉय को मिलता है वो अलग है। अब मैं यहाँ पे इस फोरम पे उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस चीज को रोक दीजिए और जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के तहत आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वेदर इट इज फॉर मेन और वुमेन, आपको जो प्रोविजंस है उसको आप अप्लाई कीजिए। एयर पोल्यूशन के फील्ड में अगर बात की जाए तो इसमें भी जो है कई सारे जो हमारे यूनिट्स है जिनको कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन दी तो उन्होंने अप्लाई किया है, बट फिर भी हमारा जो यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है पिछले 3-4 साल में। अगर हम देखें खासकर जो है हमारा PM10 और PM2.5 उसके नंबर्स जो है काफी हाई है, तो उसके लिए जो हमें इमीडिएट स्टेप जो है लेना है उसमें पेड़ लगाना भी नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो भी ओपन स्पेस आपको खाली करना है उसमें आप वहाँ पे पेड़ लगाएं। बाकी और डिफरेंट पॉइंट्स अलग अलग फोरम पे हमारी बात होती है वैट और GST की। अगर आपको कुछ उसके इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं तो आप भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंटरेक्शन लास्ट 15 जून को जो हमारी मीटिंग हुई थी वहां पर भी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको भी हमने वैट और GST के मैटर पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था। तो दैट इज ऑल। रोड मैप कंप्लीटली तैयार हो चुका है, थैंक्स टू अवर मेंबर सेक्रेटरी एंड कलेक्टर दमन। He has made out a very detailed plan. हम लोग क्या करा है, एंटायर दमन को 6 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ले लिया है। आपका कचिगाम, तबेल, बिनपुर, रिंगनवाड़ा, लाइक दैट। वो 6 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कितना इंडस्ट्रियल एस्टेट है, एक फॉर एग्जाम्पल दमन बोलो तो, सोमनाथ बोलो तो, उसका अंदर कितना इंडस्ट्रियल एस्टेट है। हर इंडस्ट्रियल एस्टेट को हम हमारा तरफ से, प्रशासन का तरफ से एक ऑफिसर को हम आइडेंटिफाई करके डाल दिया। देन एक नोडल ऑफिसर वो एरिया के लिए भी रख दिया है, एट सीनियर लेवल, टेनिस लेवल ऑफिसर्स एंड अदर्स आर प्लेस्ड।
सो इन लोगों का हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका है व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें क्या है क्लास प्लानिंग प्रोग्राम में उनका नंबर भी हम शेयर कर देगा आपके साथ। आप लोगों का साथ हम एक निवेदन करेगा हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आपका तरफ से भी वो आदमी को आइडेंटिफाई करके उसमें देन नेक्स्ट थिंग है अपना इंडस्ट्रियल एरिया का अंदर कितना एरिया में आप प्लान कर सकता है। बहुत सारा कंसर्न वो प्लांटिंग करके तो रेस करा है। हम लोग यही जानना चाहता है हर इंडस्ट्री का अंदर ये ग्रीन बेल्ट होना है। ये नहीं है आपके पास कितना ओपन स्पेस है, आप फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी कुछ एरिया रखा होगा, उसको छोड़ के क्या है बाकी एरिया में कितना एरिया में आप पेड़ पौधा लगा सकता है उतना एरिया को आप पेड़ पौधा लगाना है। ये मस्ट है। क्यों बोलो तो हमारा संदीप साहब आप ऑलरेडी फ्लैग कर दिया है, ये इशू है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 and 10 इट इज ऑन द राइस। इसमें क्या है अभी ये स्टेज में हम कंट्रोल नहीं करो तो ये एक दिन में क्या है नॉन अटेनमेंट सिटी का लिमिट वो लिस्ट में हमारा दमन ना दिए तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगा। देन आप इतना फ्रीली काम कर नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत सारा इश्यूज लागू होता है, उसको टैकल करना है मुश्किल है। इसीलिए क्या है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अभी से क्या है हम वो लाइन में काम करना है। इसीलिए हम बोल रहा हूँ आपका इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एस्टेट का अंदर कितना मैक्सिमम जगह को आप प्लांटिंग का दे सकता है, प्लांटेशन उसमें ले सकता है, आपके लिए सुविधा है। आने वाला समय में ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी अच्छा है बिकॉज हमारा दमन में क्या है एक तो इंडस्ट्रीज है वो मोस्ट मनी स्पेंडिंग एक्टिविटी है, ज्यादा इनकम लेके आता है, रोजगार ज्यादा देता है। देन साथ साथ थोड़ा बहुत टूरिज्म एक्टिविटी इधर हम बढ़ा सकता है। बट ये दोनों को क्या है वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। योर एनवायरमेंट शुड बी गुड एंड क्लीन। सो इसीलिए क्या है अभी क्या है हम मास ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम शुरू करा है। आपका हर इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री का अंदर कितना एरिया आप ये प्लांटिंग के लिए दे सकता है उसको देख लेना, वो एरिया को क्लीन कर दीजिए। देन क्या है हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेकलिस्ट भी बनाया है, वो चेकलिस्ट भी में आपको खाली हैंड ओवर कर देगा। उसका अंदर हम लोग ये करा है सपोज आप पेरिफेरल प्लांटिंग करना चाहता है ऑल अलोंग योर बाउंड्री प्लांटिंग करना चाहता है तो उसको कितना स्पेस चाहिए बिटवीन टू ट्रीज टू प्लांट्स, कितना स्पेस है वो भी हम मेंशन करा है। उसके बाद वो डाटा भी कितना डायमेंशन में होना चाहिए 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर वो दिया है, ये पूरा दिया है। देन नेक्स्ट इशू आएगा आपको ये आप वो हिसाब से कटा बोलने के बाद प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ज्यादा बात करा है। हमारा विचार है प्रशासन का विचार है ज्यादातर वो पीपल ट्री लगाना है बोल के, बट बहुत सारा लोगों क्या है पीपल ट्री के बारे में वास्तु के बारे में आप लोगों क्या है ये इशू रेज करा है, उसको हम लोग एक्टिव कंसिडर कर रहा है। उसका अल्टरनेट स्पीसीज भी हम लोग सजेस्ट करने का है। अभी कल तक आपको हम उसको कन्वे कर देगा कौन सा स्पीसीज। बट आउटसाइड इंडस्ट्रियल एस्टेट आउटसाइड इंडस्ट्रीज कहाँ रोड है कॉमन एरिया है उसमें आप पीपल लगाना है। ये आप इसका थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अभी क्या है आप क्या है मटेरियल प्रोक्योर करना है, उसको भी क्या है हम 25 ये नर्सरी का लिस्ट भी दिया है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर फोन नंबर ईमेल आईडी सब कुछ उसमें है। वो इंटरेस्ट वो कोई भी नर्सरी सावरकर क्लासेस इन दमण स्टैंडर्ड 5th to स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। મારું નામ દેવાંશી ઈશ્વરલાલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અવર લેડી ઓફ ફાતિમા સ્કૂલમાં ભણું છું। મારા 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષામાં પર્સન્ટેજ 87.16 આવેલા છે। હું 10મા ધોરણમાં ટ્યુશન ક્લાસીસ સાવરકર સર પાસે લીધી છે। સાવરકર સર એમ સારી રીતે એમ પ્રેક્ટિસ કરાવે છે, બરાબર એમ રિવિઝન કરાવે છે। મેથ્સ અને સાયન્સમાં બરાબર એવી રીતે રિવિઝન કરાવે છે કે એમ આપણા એક્ઝામ પર એમ એક્ઝામ આવે ત્યારે એમ વધારે ટેન્શન નથી રહી આ બે સબ્જેક્ટની। મેથ્સમાં સરે ઘણી એમ પ્રેક્ટિસ કરાવી છે, ઘણા રિવિઝનના પેપર પણ આપ્યા છે જેનાથી મારા મેથ્સમાં ખૂબ સારા માર્ક્સ પણ આવ્યા છે। मेरा नाम संतु कुमार सिन्हा है और मैं श्री माक्षी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैंने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 94.22 परसेंटेज स्कोर किए
और मेरे मैथ में 80 मार्क्स आए और साइंस में 87 मार्क्स आए। मैंने अपनी 10वीं बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा में सावरकर सर के पास ट्यूशन लिया हूँ, जिससे मुझे बहुत ही फायदा मिला है। मुझे मैथ्स और साइंस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई। इसका कारण है कि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मैथ्स और साइंस पढ़ाए, हमें बहुत सारे रिवीजन कराए और सर की बहुत अच्छी एक खासियत बात है कि सर हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और सर बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। कोई समझ नहीं आता है तो उसको बार बार समझाते हैं। सर डांटते भी है लेकिन उसकी बहुत बड़ी कोई वजह भी रहती है जिससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। मेरा नाम गुप्ता विष्णु मनोज है। मैं श्री माशीवाली इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी हूँ। 10th की बोर्ड एग्जाम में मैंने सावरकर क्लासेस में ट्यूशन लिया। सावरकर सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। मेरे रिवीजन, मेरे मैथ्स के सम्स अच्छे किए, मेरे प्रॉब्लम्स को और अच्छा किया और हमारे इतने अच्छे रिवीजन से मेरे मैथ्स में 87 मार्क्स आए हैं और साइंस में 75 मार्क्स आए हैं। एडमिशन ओपन। एड्रेस सावरकर क्लासेस F6 फर्स्ट फ्लोर ए शॉपिंग मॉल ऑपोजिट होटल ब्लू लगून, कुंता मेन रोड, दिलीप नगर, नानी दमन दमन। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 9998486660 8849963848। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું। બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414। ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ દમણ। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था। ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है
और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરું, शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज,
इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં